हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। असल में हमारा चैप्टर चल रहा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, जिसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इनकी डेफिनेशंस, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस देखते हैं कॉम्बिनेशंस की। तो फर्स्ट देखो, आउट ऑफ एन नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू NC2। सपोज आपके पास n नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, तब जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इस केस में वो NC2 होता है। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू n पॉइंट इज इक्वल टू NC2। मतलब आपको दे रखा है कि n पॉइंट है, इनसे स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, तो जो इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू n पॉइंट। तो n पॉइंट से होने वाली कितनी स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, वो NC2 हो जाएगी। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू n पॉइंट्स आउट ऑफ विच m आर कॉलिनियर। सपोज n पॉइंट से कुछ स्ट्रेट लाइन पास हो रही है और जिसमें से m पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है, तब एग्जैक्ट इस केस में कितनी स्ट्रेट लाइन होंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा NC2 माइनस MC2 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू n पॉइंट। n पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कॉलिनियर, जिसमें से m पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा NC2 माइनस MC2 प्लस 1। Now next है नंबर 4, इन अ पॉलीगन द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आउट ऑफ n पॉइंट्स नो 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो कोई भी 3 पॉइंट यहाँ कॉलिनियर नहीं है, इज इक्वल टू NC2 माइनस n इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। तो इन अ पॉलीगन, एक पॉलीगन में द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल होते हैं, जितने भी डायगोनल होते हैं उनके लिए फॉर्मूला है। इन अ पॉलीगन द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आउट ऑफ n पॉइंट, टोटल n पॉइंट है इसमें, इज इक्वल टू NC2 माइनस n, दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। बस कंडीशन ये है कि कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। तो यहाँ आपको ही सॉल्व करना आता है NC2 n अपॉन 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 1, माइनस n है तो माइनस n, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो इस तरह से, n कॉमन आ गया, बचे के अंदर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो यहाँ से n माइनस 1 है, यहाँ से माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन 2, तो यही लिखा है इसे n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। फिफ्थ देखो, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग n पॉइंट्स। अगर जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं जो कि n पॉइंट को ज्वाइन करके बनते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है NC3। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग n पॉइंट इज इक्वल टू NC3। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है ये, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग n पॉइंट्स आउट ऑफ विच m आर कॉलिनियर। मतलब अगर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है n पॉइंट को जोड़ने के बाद में, ठीक है, लेकिन इनमें से m पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है, तब इस केस में कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है NC3 माइनस MC3। जो m पॉइंट कॉलिनियर है इसी को माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग n पॉइंट्स आउट ऑफ विच m आर कॉलिनियर इज इक्वल टू NC3 माइनस MC3। Now number 7, total number of parallelograms in two system of parallel lines. First system, when first system contains n parallel lines and second system contains m parallel lines is equal to NC2 into MC2। मतलब जो total number of parallelogram होंगे किसमें, टू सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस, दो सिस्टम है पैरेलल लाइन के, इसमें पहला सिस्टम n पैरेलल लाइन को कंटेन कर रहा है और दूसरा सिस्टम m पैरेलल लाइन को कंटेन कर रहा है। तो फर्स्ट सिस्टम के पास n पैरेलल लाइन है, सेकंड के पास m पैरेलल लाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इस n से मिला NC2, इस m से बना MC2, आपस में इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। तो नोट है, टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इन टू सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस व्हेन फर्स्ट सिस्टम कंटेन्स n पैरेलल लाइन एंड सेकंड सिस्टम कंटेन्स m पैरेलल लाइन इज इक्वल टू NC2 into MC2। नेक्स्ट है, total number of rectangles of any size in a square of n cross n is equal to sigma r equal to 1 to n r cube। ये क्या बनेगा,
आर क्यूब, आर 1 से लेकर के n तक जा रहे हैं और आर का क्यूब है, तो पहले 1 होगा तो 1 का क्यूब, फिर 2 2 का क्यूब, फिर 3 3 का क्यूब, अब टू लास्ट में n है तो n का क्यूब, और सिग्मा का मतलब सम, सबके बीच में प्लस का साइन। अब हम जानते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है ये, n इंटू एन प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये मैंने बताया था एपीजीपी एचपी में। अब इनको सॉल्व कर लिया, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ये। एंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज इज इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो रहा है, आर जो है 1 से लेकर के n तक जा रहा है और आर का स्क्वायर है, तो पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर लास्ट में n का स्क्वायर। अभी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और हम जानते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1/6 ये होता है। तो क्या नोट है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, कितने रेक्टेंगल बनेंगे ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज के, इन अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर, ऑफ साइज n क्रॉस n, जो स्क्वायर है उसका साइज, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका साइज n क्रॉस n है, तो इसके अंदर कितने रेक्टेंगल बनेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला रहा ये, इतने रेक्टेंगल बनेंगे। और इसी स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर बनेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला रहा n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1/6, इतने ही स्क्वायर बनेंगे। नाउ देखो नेक्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशन ऑफ डी अरेंजमेंट। असल में जो डी अरेंजमेंट होता है उसके लिए किस तरह से हम परम्यूटेशन देखेंगे। तो डी अरेंजमेंट क्या है, इफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड इन अ रो देन द नंबर ऑफ वेज दे कैन डी अरेंज सच दैट नन ऑफ देम ऑक्यूपाइज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब हमारे पास n अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, हमें क्या करना है, इन्हें एक रो में अरेंज करना है। देन नंबर ऑफ वेज, तब जो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं, दे कैन बी डी अरेंज, जिससे इनको हम डी अरेंज कर सके, सच दैट, इस तरह से कि नन ऑफ देम ऑक्यूपाई दिस ओरिजिनल पोजीशन, मतलब कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं ऑक्यूपाई करे। सपोज इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 कार्ड है, 2 को तो छोड़ो 3 मान लेते हैं, 3 कार्ड है और आपके पास 3 ही एनवेलप है, ठीक है। अब फर्स्ट कार्ड पर 1 लिखा है, सेकंड पर 2 और थर्ड पर 3, ये तीनों कार्ड्स पर लिखा है, ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास एनवेलप है उस पर पहले पर 1 लिखा है, दूसरे पर 2 लिखा है, तीसरे पर 3 लिखा है, ये 3 जो एनवेलप है। अब आपका काम क्या है, इन ये जो एनवेलप है और ये कार्ड है, दोनों में सेम सेम नंबर दिख रहे हैं, 1 को 1 के अंदर, दूसरे को दूसरे के अंदर, तीसरे को तीसरे के अंदर जाना, ये तो इसका अरेंजमेंट कहलाएगा। लेकिन जो डी अरेंजमेंट होगा वो ये होगा कि जो 1 है इस 1 को छोड़ करके किसी के भी पास चला जाए, 1 के पास न जाए, 2 के या 3 के पास चला जाए। इसी तरह से 2 कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन 2 पर न जाए, 1 के पास या 3 के पास चला जाए, और 3 कभी 3 के पास नहीं जाए, ये 3 या तो 1 के पास चला जाए या 2 के पास चला जाए। मतलब जो चीज अपनी ओरिजिनल जगह पर जानी चाहिए वो वहां ना जा करके दूसरी जगह चली जाए, वही डी अरेंजमेंट है। इसे हम डीएन से डिनोट करते हैं। डीएन मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डीएन के लिए फॉर्मूला होता है डीएन इक्वल टू एन फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस, मतलब यहाँ पर अल्टरनेट माइनस प्लस इस तरह से चलता रहेगा। स्टार्ट होगा 1/0 से, तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 3, 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक 0 1 2 3 4 सब में फैक्टोरियल लगाते रहेंगे। जो लास्ट वाला है उसमें लिख देंगे -1 की पावर आर 1/n फैक्टोरियल। अब ठीक है, अब dn तो हमने निकाल दिया। अब मान लीजिए हमें dn माइनस आर चाहिए, तो dn माइनस आर के लिए फॉर्मूला होगा एनसीआर इंटू dn माइनस आर। अब एनसीआर तो ऐसे ही रहने दो, dn माइनस आर, यहाँ dn है, इस dn में n की जगह पर n माइनस आर रख दो, dn माइनस आर निकल जाएगा, तो n माइनस आर फैक्टोरियल, बाकी ये 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल अप टू -1 की पावर, यहाँ जो r है इसकी जगह पर n माइनस आर 1/n, इसकी जगह पर n माइनस आर का फैक्टोरियल। इस तरह से ये dn माइनस आर निकल जाता है। नाउ नोट्स नंबर 1, मतलब डी अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं। पहला देखो, डी अरेंजमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल। सपोज आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो इसका डी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, तो D1 मींस डी अरेंजमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
D2 इक्वल टू 1। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए A B, तो इसे किसी जगह पर जाना है, मान लीजिए P और Q। A को P के पास जाना था और B को Q के पास जाना था, तो B Q के पास ना जा करके P के पास चला जाए और A P के पास ना जा करके Q के पास चले जाए, तो दोनों के पास एक ही पॉसिबिलिटी है। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, डी अरेंजमेंट ऑफ 3 इक्वल टू 2। जो तीन ऑब्जेक्ट होते हैं उनका डी अरेंजमेंट हमेशा 2 होता है। और डी अरेंजमेंट ऑफ 4 इक्वल टू 9, 4 के लिए 9 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। डी अरेंजमेंट ऑफ 5 इक्वल टू 44। तो आप चाहो तो इसको ऐसे याद कर लो, या फिर डायरेक्ट इसको जो फॉर्मूला होता है हमारा डी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल इंटू 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन अप टू लास्ट में -1 की पावर r इंटू 1/n फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला को लगा करके यहाँ पर D1 देखो ये पॉसिबल ही नहीं है, D2 की वैल्यू निकाल लेना, n की जगह 2 रख करके, n की जगह 3 रख करके D3 की, इस तरह से सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन देखो, इफ 9p5 प्लस 5 टाइम 9p4 दिस इज इक्वल टू 10pr, देन r इज इक्वल टू 2, फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 5, फोर्थ ऑप्शन 7। तो ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। इसका एग्जाम 8/3/2019 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो चुटकियों में इसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट है, NPR प्लस R टाइम NPR माइनस 1 दिस इज इक्वल टू N+1 PR। तो यहाँ N की जगह 9 है तो 9PR, R की जगह 5, तो N कितना है 9 और R कितना है 5। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 9p5। अगर 9 N की जगह 9 रखो, R की जगह 5, तो पहला क्या मिलेगा 9p5, ये मिल जाएगा आपको। दूसरा R की जगह क्या है 5, तो यहाँ 5 है। NPR माइनस 1, 9p5 माइनस 1 4, तो 9p4 मिलेगा। तो ये कितना होना चाहिए N+1 PR, तो यहाँ 9+1 10, तो 10PR। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। तो यहाँ से डायरेक्ट R की वैल्यू पूछ रहे हैं वो कि R क्या होगा, तो R ये है, तो आपके सामने 5। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, सपोज करो आपके दिमाग से ये फॉर्मूला निकल जा रहा है, नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर NP5 है तो इसको n फैक्टोरियल अपॉन n, मतलब 9 है तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि आप जानते हो NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ये फॉर्मूला लगाओगे, प्लस 5 इंटू 9p4 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके एक वैल्यू लेकर के आओगे। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी तो यहाँ से 10pr है, फिर फर्स्ट केस में r इक्वल टू 2 रख करके चेक करना वो वैल्यू इक्वल आएगी या नहीं। दूसरे केस में r इक्वल टू 3, फिर इस तरह से सारी वैल्यू चेक करना, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही r की वैल्यू कहलाएगा। तो इस केस में तो r 5 आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in how many ways the letter of the word balloon be arranged so that two letters L do not come together। मतलब हमारे पास एक वर्ड है बलून, इसको हम कितने ऐसे तरीकों से अरेंज कर सकते हैं कि जो दो L हैं वो कभी एक साथ ना आए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1260, सेकंड ऑप्शन 360, थर्ड ऑप्शन 900, फोर्थ ऑप्शन 1060। तो ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था। तो हमें गिवन वर्ड क्या है बलून। तो इस वर्ड में देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर है। ठीक है, अब इन 7 लेटर में भी L देखो 2 बार आ रहा है, L 2 टाइम्स आ रहा है, और O भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो जनरली इसमें कितने तरीके हो जाएंगे इसे करने के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसमें दोनों L एक साथ आ रहे हैं, ये वो तरीके हैं। तो इसे सॉल्व करो, 7 फैक्टोरियल 7 6 5 4 3 2, और यहाँ 2 इंटू 2, तो ये कैंसिल आउट करने के बाद में इसका आंसर आ रहा है 1260। सॉल्व करो 1260 आएगा। ठीक है, अब ये तो वो तरीके हैं जिनमें 12 एक साथ आ रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए,
मतलब इसमें साथ वाले भी और नहीं वाले भी। अब इसमें ये टोटल नंबर ऑफ एल्स है। अब खाली इतने तरीके जिनमें 12 एक साथ आएंगे। मान लीजिए दोनों एल को एक साथ मान लिया, तो इन दोनों को हमें एक लेटर कंसीडर करना पड़ेगा। जब एक लेटर इन्हें कंसीडर करेंगे तो टोटल कितने थे 7। अब उसमें से एक माइनस होगा तो 6, तो टोटल 6 बचेंगे, 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पर एल तो एक ही है, तो यहाँ पर ओ कितने हैं 2 बार, तो ये अपॉन 2, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जब दोनों एल को एक साथ कंसीडर करेंगे तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ पेज जो हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल करो, बाकी आपस में मल्टीप्लाई करो, 360 आ जाएगा। अब ये तो जनरली है। और ये जब दोनों एल एक साथ है, हमें वो तरीके चाहिए जिसमें दोनों एल एक साथ नहीं आ रहे हो। तो जो पूरे तरीके हैं उनमें से 2 एल वाले एक साथ माइनस कर दो, तो वो तरीका आ जाएंगे जिनमें दोनों एल एक साथ नहीं आ रहे होंगे। तो 1260 में से 360 माइनस करो, 900 मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। Now next question है, there are 15 points in a plane such that no 3 of them are collinear. Then the number of triangle formed by joining them is equal to first option 455, second option 2730, third option 355, fourth option 454। तो ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ n पॉइंट्स in a plane such that no 3 point of them are collinear, then total number of triangle formed by these point is equal to NC3। अभी नोट किया था इससे पहले, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन करवाया था, उसमें ये नोट बताया था। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय n पॉइंट आर NC3 एंड नो 3 पॉइंट आर कॉलिनियर। तो NC3 यहाँ पर n क्या दे रखा है 15, तो यहाँ पर n की जगह बस 15 रख देंगे। अब 15 C3 हो गया, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 15/3, 14/2, 13/1। तो यहाँ पर 5 टाइम 7 टाइम, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 91, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। Now next question है, the value of 10C1 plus 10C2 plus 10C3 up to 10C9 is first option 2 की पावर 10, second option 2 की पावर 11, third option 2 की पावर 10 minus 2, fourth option 2 की पावर 10 minus 1। तो ये क्वेश्चन DSSB में 2014 में दोनों TGT और PGT दोनों ही एग्जाम में आया था। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें 10C1 से लेकर के 10C9 तक की वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखते ही हमें एक फॉर्मूला याद आता है, ये नोट है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 NC3 अप टू NCN, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 10 रख ले तब क्या होगा, 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 अप टू 10C9 प्लस 10C10, 10C10 तक ही जाएगा ना NCN, n 10 है तो 10C10, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n, n की जगह 10 तो 2 की पावर 10। ठीक है, आपको वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर के 9 तक की वैल्यू चाहिए, ये 1 यहाँ से लेकर के ये इतनी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, 2 टर्म एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 10C0 हम जानते हैं NC0 हमेशा 1 होता है, तो इसकी जगह n की जगह कुछ भी रख लो। अगर 10 भी है यहाँ पर तो 10C0 1 रहेगा। अगर ये 1000 भी होगा, 1000C0, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी क्योंकि NC0 1 होता है, n कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 10C0 1 हो गया। ठीक है, अब ये 10C10, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 10C10 दिस इज इक्वल टू 10C10 माइनस 10, ये फॉर्मूला लगाया हमने ये वाला, NCR इक्वल टू NCN माइनस R वाला। ठीक है, यहाँ NCR जो होता है NCN माइनस R, तो 10C10 जो होगा 10C10 माइनस 10, तो क्या आएगा 10C10 माइनस 10 0, 10C0 हम फिर जानते हैं 10C0 1, तो इसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये जो बीच में एक्सप्रेशन है यही वैल्यू चाहिए, 1/2 है, उधर जाकर के -2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C9, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 10 -2, यही चाहिए था हमें 1 से लेकर के 9 तक, इसकी वैल्यू है 2 की पावर 10 -2। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन n प्लस 1 CR, सेकेंड ऑप्शन NCR प्लस 1, थर्ड ऑप्शन n प्लस 1 CR, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन भी DSSB TGT 2014 और DSSB PGT 2014, TGT और PGT दोनों ही एग्जाम में पूछा गया था।
तो इसका सॉल्यूशन हम काफ़ी तरह से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये एक रूल है, NCR प्लस NCR माइनस 1 दिस इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। यहाँ पर R है, यहाँ R एक कम हो गया, तो इसमें जो रिजल्टिंग C के साथ आएगा तो ऊपर N में एक ऐड कर देंगे तो N प्लस 1 CR हो जाएगा। इसे हम पास्कल रूल या फिर पास्कल आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था कि NCR प्लस NCR माइनस 1 जो है वो N प्लस 1 CR होता है, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से भी कर सकते हो, NCR N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, इसे सॉल्व किया, फिर NCR माइनस 1 N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करेंगे और आपस में दोनों को ऐड कर देंगे। तो इससे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, ये यूज़ मत करना। फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने मन से रेंडमली R कुछ भी मान लो, R 2 मान लेना सपोज करो, और N 3 मान लो। ठीक है, अब आपने R इक्वल टू 2 कंसिडर कर लिया, N इक्वल टू 3 मान लिया, तो यहाँ पर 3C 2 हो गया प्लस 3C 2 माइनस 1 हो गया। इसकी वैल्यू निकालना, अब देखना कोई भी वैल्यू आ रही है, सपोज करो A वैल्यू आ गई इसकी, तो फर्स्ट ऑप्शन उठाना, यहाँ पर N और R यही रखना, R2 और N3, तो 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, C R की जगह 2 रखना है, देखना ये इसकी बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सपोज करो नहीं आ रहा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे में चेक करना, जिसमें ये आ रहा होगा वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1 जो होता है N प्लस 1 CR, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। सपोज आपको नहीं पता तब आप ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Everybody in a room shake hand with everybody else. The total number of handshake is 66. The total number of person in the room is equal to first option 11, second option 12, third option है 13, fourth option है 14। तो मतलब कोई रूम है जिसमें कुछ लोग हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हाथ नहीं मिला सकते, मतलब कोरोना से पहले की बात है ये। ठीक है, हाथ मिलाने के लिए वो स्वतंत्र है। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66 है। अब हमें बताना है कि उस रूम में कितने पर्सन होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इक्वल टू NC2 वेयर N नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम। ठीक है, तो मान लीजिए जो रूम है उसमें टोटल N पर्सन है और टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक NC2 होता है। इन्हें दे रखा है कि ये 66 है, तो NC2 66 हो गया, तो NC2 N/2 N माइनस 1/1 दिस इज इक्वल टू 66। तो N इंटू N माइनस 1 इक्वल टू 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 132, तो इसके फैक्टर कर लेंगे तो 12 इंटू 11 आ जाएगा। या तो आप इसको क्या करो, N² माइनस N करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर उसके 2 रूट निकालो, फिर उसमें से देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, तब जा करके निकालो। या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे 132 को इसको 2 फैक्टर इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम N यहाँ पे 12 मानेंगे तो N माइनस 1 11 ही आएगा, तो इसका मतलब N 12 ही होगा। तो यहाँ पर इस रूम में टोटल 12 पर्सन होंगे, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन DSSB PGT 2014 में आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन KVS में भी आया है, और यही क्वेश्चन यूपी TGT और PGT इन सारे एग्जाम में भी आया है। ये तो थे सारे टीचिंग एग्जाम। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग एग्जाम की। तो यहाँ पर ये MNR 91, कुरुक्षेत्र CEE 98, UPSE 80 2000, VIT 2007, मतलब ये जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम है इनमें पहले ये क्वेश्चन आया था, फिर बाद में ये क्वेश्चन डायरेक्ट टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब इंजीनियरिंग एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीचिंग एग्जाम के लिए। मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। इस चैनल को, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो आपसे बस यही इल्तिजा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।